दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। आज इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले स्वास्थ्य यानी हेल्थ से जुड़ी खबरों से करते हैं। दोस्तों, मैं कई बार कह चुका हूं कि रामपुर हमारा बहुत कुछ होने के बाद में भी स्वास्थ्य के मामले में बहुत पीछे है। इस पूरे ज़िले के अंदर एक एमआरआई तक की मशीन नहीं है, तो यहाँ के लोगों को एमआरआई कराने के लिए मुरादाबाद, बरेली या रुद्रपुर जाना पड़ता है या हल्द्वानी जाना पड़ता है। यानी एमआरआई कराने के लिए इतनी परेशानी उठानी पड़ती है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का क्या स्टैंडर्ड है या यहाँ के लोगों को कितनी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। रामपुर शहर में बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास में करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए की दौलत है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ध्यान इस तरफ नहीं है कि रामपुर वालों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराएं। जबकि ये सब जानते हैं कि आज मेडिकल का प्रोफेशन नो डाउट आदमी की खिदमत तो करता है, उसको ज़िंदगी के लिए आयाम तो देता है, लेकिन उसके साथ साथ पैसा कमाने का भी एक ज़रिया है। लेकिन इस तरफ यहाँ के लोगों का ध्यान कम है, रामपुर के लोगों का ध्यान कम है, बल्कि बाहर के लोगों का ध्यान ज़्यादा जाता है। इसी संबंध में अब रामपुर में एक नई शुरुआत होने के लिए जा रही है। डॉक्टर गीता कदाय प्रेस रामपुर आई थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर बताया कि किस तरह से अब वो यहाँ पर शुरुआत करने जा रही हैं कैंसर पीड़ितों को देखने के लिए। अधिकतर आपको मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर का जो मामला है वो औरतों में होता है, और औरतों में उस वक्त ज़्यादा होता है जिस वक्त वो प्रेग्नेंट होती हैं या उसके बाद में जिस वक्त वो मदर बनी होती हैं, यानी उनके जो है डिलीवरी हो चुकी होती है। तो स्तनपान को लेकर के कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो तो खैर आपको आगे डॉक्टर जो बताएंगे कि क्या होता है कैसे होता है तो उनसे पता चलेगा। लेकिन वहाँ पे लेकर उनकी गांठें हो जाती हैं जो कैंसर की शुरुआत होती है। इसके लिए यहाँ के लोगों को अगर ज़रा सा भी कुछ डाउट होता है कि ऐसा कुछ है तो दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा या बॉम्बे तक जाना पड़ता है। रामपुर में इसका कोई चेक करने के लिए, इसके कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए ना तो कोई डॉक्टर है ऐसा और ना ही कोई ऐसा क्लिनिक है। डॉक्टर गीता ने यहाँ पर ईश्वर नर्सिंग होम के साथ मिलकर ये शुरुआत की है। ईश्वर नर्सिंग होम में डॉक्टर गीता या उनके सहयोगी दूसरी डॉक्टर जो डॉक्टर हिना है, वो हर महीने के दूसरे बुधवार को यहाँ पर ओपीडी करेंगी, और ओपीडी में फ़ीस भी मात्र 500 रुपये रखी गई है जो हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। उन 500 रुपये के अंदर कोई भी अगर इस तरह से कोई पीड़ित है या कोई इस तरह से गुजर रहा है कि उसको लगता है, डाउट है कि उसकी गांठें हैं या उसको कैंसर की शुरुआत हो रही है या कुछ भी उसको ऐसा महसूस होता है, तो सिर्फ 500 रुपये खर्च करके वो डॉक्टर गीता से मिल सकती हैं। उनके असिस्टेंट सहयोगी जो भी दूसरी डॉक्टर हैं उनसे मिल सकती हैं। उन्हें भरपूर वहाँ से मशवरा मिलेगा, उन्हें सही मशवरा मिलेगा, सही गाइडलाइंस मिलेगी, और उन्हें ये पता भी चलेगा अगर उनको कोई ख़तरा होने वाला है कि क्या ख़तरा होने वाला है, और उसके आगे के लिए वो इलाज के लिए गाइड भी करें। डॉक्टर गीता ने और उनके सहयोगी डॉक्टर हिना ने दोनों ने मिलकर के यहाँ पर प्रेस को मुखातिब किया, और फिर उसको मुखातिब करने के बाद में उन्होंने बताया कि किस तरह से कैंसर से लोग पीड़ित हैं। और बड़े शहरों में चूँकि ये ज़्यादा वहाँ पे पोल्यूशन है, यहाँ की ज़िंदगी दूसरी टाइप की होती है, ज़्यादा होता है, छोटे शहरों में कम है, फिर भी अब छोटे शहरों में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसलिए रामपुर जैसे मैं कहता हूँ आपको कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बड़ा पंगु है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है या बाहर के लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, बाहर के लोगों का रुझान इस तरफ जा रहा है या यहाँ के लोग उनको इस तरफ आकर्षित कर रहे हैं, तो लगता यह है कि आने वाला समय जो है इतना ख़राब नहीं है। जो कमी है वो भी धीरे धीरे पूरी हो जाएंगी। अब जैसे कि ये कैंसर इंस्टीट्यूट के रिसर्च सेंटर की जो डॉक्टर्स यहाँ पर बैठेंगी आकर के, वो लोगों को देखेंगी, ओपीडी करेंगी, उनको अच्छे मशवरे देंगी, तो ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होने वाला है। यहाँ पेश हैं वो ख़ास अंश जो डॉक्टर गीता और डॉक्टर हिना ने प्रेस को बताया। दर्द नहीं है तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉमनेस्ट सिम्टम होता है, लेकिन सामने आते नहीं है, तो इसीलिए इस चीज़ का पता नहीं चलता, और जब तक हमारे पास आते हैं तो काफ़ी एडवांस हो चुका होता है, और उसमें फिर जो विकल्प होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो जितना हम इस चीज़ को अर्ली सोचा है कि हर सेकेंड वेडनेसडे को डॉक्टर हिना यहाँ पे आया करेंगी, और जब भी ज़रूरत होगी या जब भी हमें लगता है कि कुछ हमें कैंप करना है, जो भी करना है, तो हम मैं भी आऊँगी। और आज हमने शुरू करी है, और आज हमने फ्री कैंप करी है, और उसमें करीब 20-25 महिलाओं को हमने देखा है। इसी वजह से हमें यहाँ पहुँचने में भी देरी हुई। अगली खबर का रुख करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोर्ट ने आदम खां को बरी कर दिया है, यानी उसने एक तरह से संजीवनी मिली है। अब तलक आदम खां के लिए जितने भी मुकदमे लिखे गए थे उसमें तमाम फैसले उनके अगेंस्ट ही आ रहे थे,
एक फ़ैसला ये ऐसा आया है जिसने उनको राहत की सांस दी है। जो ये फ़ैसला आया है जिसमें उन्हें राहत की सांस मिली है, इसमें 3 साल की उनको सज़ा हुई थी, यानी मैक्सिमम पनिशमेंट हुआ था, और इसी फैसले के चलते उनकी विदाई की गई थी, साथ ही वोट डालने का अधिकार भी गया था। तो अब जब अपर कोर्ट ने, उसके ऊपर वाले कोर्ट ने इसी की ट्रायल में जब उन्होंने अपील की थी, उस अपील को सुना और सुनने के बाद में वो पुराना वाला फैसला निरस्त करते हुए उनको बाइज्जत मतलब बरी कर दिया है। आदम खां के खेमे में खुशी की लहर है, और अब लोगों का मानना यह है कि जो उनके पर हवाई मुकदमे लगाए गए हैं, सबसे उनको निजात मिल जाएगी। अब सवाल यह है कि जिसको लेकर के विधायकी उनकी गई थी, या एक मुकदमा अभी और है जिसमें 2 साल के पनिशमेंट है उनको, 2 साल तक का प्रावधान है कि 2 साल की जिसको सज़ा होती है उसकी विधायकी चली जाती है। मान लीजिए उसमें भी बरी हो जाते हैं, तो यहाँ का सीन क्या होगा? फिर रामपुर का विधायक कौन रहेगा? पुराना विधायक आदम खां रहेंगे या फिर नए चुने हुए विधायक आकाश सक्सेना रहेंगे? ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा, क्योंकि इसमें विधिक राय आएगी, वकीलों की, जजों की, बड़े बड़े जो आपके कानूनदा हैं उनकी राय आएगी कि इसमें क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन जो भी कुछ होगा बहुत दिलचस्प होगा। बागेश्वर धाम बाबा आजकल काफ़ी चर्चा में है, पूरा देश अब उनको जान चुका है। वाई श्रेणी की सिक्योरिटी उनको मिली हुई है, अब वो जहाँ जाते हैं वाई श्रेणी की सिक्योरिटी में है। लेकिन सबसे दिलचस्प सीन हुआ इंदौर में, जब एक वकील साहब पहुँच गए उनकी सभा का विरोध करने के लिए। आदिवासियों का नाम का सहारा लेकर उन वकील साहब ने रिट पिटीशन की थी कि आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, इसलिए बाबा की सभा की इजाज़त नहीं दी जाए। तो जज साहब ने उस पर जब उनसे कुछ बेसिक सवाल किए जिनके जवाब नहीं दे पाए, लेकिन बार बार अपनी मनमानी करते रहे और अपनी बात कहते रहे कि मैं हमारी बात सुनिए, तो जज साहब उन पर बिगड़ गए, और इतना बिगड़े कि उन्होंने कहा कि आपको मैं सीधे जेल भेज दूंगा। देखिए क्या था मामला। सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। और सवाल ये मैं जो आर्गूमेंट पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गूमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने। आर्गूमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट, आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। मैंने आपसे सवाल पूछा, इस बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी। अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल, अंग्रेजी में भी बता दिया, उसका उत्तर दीजिए पहले। माय लॉर्ड, उस जगह के अलावा दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है वहाँ। अरे पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हु आर यू टू डिसाइड कि कौन से स्थान पर होगा कौन से स्थान पर नहीं होगा। पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर, उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है? पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। माय लॉर्ड में नहीं, फर्स्ट आपको, आप कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाईकोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर काउंसिल। श्री, आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। सवाल ये मैं जो आर्गूमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गूमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने। आर्गूमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट, आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो अब आप दूसरा सवाल सुनिए, उसका उत्तर दीजिए पहले, फिर संविधान पढ़ेंगे। ये सर्व आदिवासी समाज कौन है और किसने ऑथराइज किया है आपको ये पिटीशन फाइल करने के लिए? कहाँ है ऑथराइजेशन? पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी, यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू। सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे।
तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। सॉरी बोल रहा है। यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका? जीएस उद्दे। जी, जीएस उद्दे। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-8। हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।